सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट, ठीक है, इसको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्लास है ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स, क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो CUET का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए, और जो JEE का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ें जो हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो आज जो बेसिकली हम एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 NCERT, जो आपकी NCERT है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 जो है हम उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो वीडियो है ये किस चीज़ के लिए है कि एक्सरसाइज 1.1 में जो कॉन्सेप्ट्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम इस वीडियो में जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूँ। यस, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेट होता क्या है, ठीक है। तो सेट क्या होता है, अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, अगर मैं आपसे कोई एक क्या पूछूं, मैं आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, दो लोग हैं, ये आप और ये आपका फ्रेंड, ठीक है, ये दो लोग हैं, इनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा। मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि आप मुझे ये बताओ कि आपका फेवरेट फूड क्या है। तो इस इंसान ने बोला मेरा फेवरेट फूड है पनीर की सब्जी, ठीक, और साथ में रोटी हो जाए। और इस इंसान ने बोला कि मेरा फेवरेट फूड है राइस, राजमा राइस या कुछ भी, ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन था, उनका उस क्वेश्चन का आंसर इन दोनों लोगों ने क्या दिया है? डिफरेंट आंसर दिया है। कैसा आंसर दिया है? डिफरेंट। तो जब भी कोई एक ऐसी स्टेटमेंट आपके सामने हो जिसके आंसर आपको डिफरेंट मिल रहे हो, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे वहां पर आपको स्टेटमेंट पढ़नी होगी और आपको पहचानना होगा कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको वेल डिफाइंड का मतलब बता रहा हूं। तो मेरा जो क्वेश्चन था कि आपका फेवरेट फूड क्या है, वो वेल डिफाइंड नहीं था। क्यों? क्योंकि दोनों के आंसर डिफरेंट थे। तो जब भी आंसर्स डिफरेंट आए तो मेरा क्वेश्चन वेल डिफाइंड नहीं था, यानी वो एक सेट नहीं था। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हैं पनीर और राइस, दोनों के आंसर सेम नहीं आए हैं, तो मेरा क्वेश्चन वेल डिफाइंड नहीं था। अब इन्हीं दोनों लोगों से मैंने ये पूछा, मेरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मुझे ये बताओ कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से हैं? तो अगेन दो लोग, इसने बोला कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है, और इसने भी बोला फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है। तो ये जो क्वेश्चन था मेरा, इसका आंसर दोनों बच्चों ने सेम दिया है। तो यानी ये मेरा क्वेश्चन क्या है? वेल डिफाइंड है, यानी ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है, यानी इसको मैं क्या बोलूंगा? ये एक सेट है, ठीक है। इसके जितने भी एलिमेंट्स को अगर मैं सेट की, अब हम दो फॉर्म पढ़ने वाले हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें जब मैं लिख दूंगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे क्या होती हैं, तो जो मेरा सेट होगा वो क्या होगा? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहां से हमें ये समझ में आया, समरी इज, कि कोई स्टेटमेंट आपको दी होगी क्वेश्चन में, अगर उस स्टेटमेंट का आंसर, अगर उस स्टेटमेंट का आंसर सेम आ रहा है सबका, तो वो स्टेटमेंट क्या है? एक वेल डिफाइंड है, ठीक है। और अगर उस स्टेटमेंट का आंसर डिफरेंट आ रहा है तो स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा एक्सरसाइज 1.1 का, वहां पर हम ये चीज देखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। वेल डिफाइंड का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पर सेट ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स के बारे में बोला गया है। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स अगर मैं आपसे पूछूं
आपसे पूछूंगा तो आप भी क्या क्या बताओगे, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। ठीक है, आपके पड़ोसी से पूछूंगा वो भी यही बताएगा, है ना। किसी दूसरे शहर में जाके किसी से पूछूंगा वो भी यही बताएगा। यानी ये जो आंसर है सबके सेम आएंगे। तो यानी ये क्या है, एक वेल डिफाइंड मेरी स्टेटमेंट थी। और ये जो यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं ये क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 10। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि लेस देन और इक्वल टू 10 हमारे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, आप भी यही बताएंगे। आपके किसी फ्रेंड से पूछूंगा वो भी यही बताएगा, 6th क्लास के बच्चे से पूछूंगा वो भी यही बताएगा, 7th, 8th, 9th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन वाले बच्चे से पूछूंगा वो भी यही आंसर देगा। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस स्टेटमेंट का आंसर, इन दोनों स्टेटमेंट का आंसर, चाहे वो ये वाली स्टेटमेंट हो चाहे वो ये वाली स्टेटमेंट हो, दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं कि किन्हीं भी लोगों से पूछ लो सब अपने आंसर क्या देंगे, सेम देंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सेट। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सेट को जो रिप्रेजेंट है हम कैपिटल लेटर से करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स, वाई, जेड, ठीक है, एक्सेट्रा। यानी कोई भी एक कैपिटल लेटर आप ले लो, उससे आप एक सेट को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमेशा अपनी जर्नी में, 11th की जर्नी में, 12th की जर्नी में, या अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसकी जर्नी में, जब भी एक सेट को रिप्रेजेंट करोगे, किससे रिप्रेजेंट करोगे, एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैप, ये मैंने आपको बता दिया। एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, सेट के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई है वो उसके एलिमेंट है। जैसे मैंने कहा सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ये जो 5 नेचुरल नंबर्स हैं ये हम मेरे क्या होंगे, यही मेरे क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स को अगर देखो, अगर हमें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा हम किससे करेंगे, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर नंबर्स हमारे पास नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप वोवल्स को रिप्रेजेंट करो, तो वोवल्स आप ऐसे नहीं लिखोगे ए, ई, आई, ओ, यू, नहीं, आप कैसे लिखोगे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो रिप्रेजेंट ऐसे करोगे आप वोवल्स को। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेट है। और इस पूरे सेट को रिप्रेजेंट हम किसी भी कैपिटल लेटर से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एस से किया, तो ये जो सेट है इसको मैंने रिप्रेजेंट किससे किया है, कैपिटल लेटर से। उसके अंदर के एलिमेंट लिखे हैं स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, ये सब क्या है, एलिमेंट्स। इन सबको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ओके, तो आई होप आपको सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर्स से, सेट्स के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर्स से। ओके, तो इतनी सी बात ये हमें जाननी थी। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड बाय करली ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, तो इस चीज को हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे जब हम रोस्टर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इन दोनों स्टेटमेंट पर ही आपको ध्यान देना है कि सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। देखिए, जो भी मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पहली एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर आपको मैं पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा। तो अब यहाँ पर हमें इन दोनों साइंस का मतलब समझना है। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इस साइन का मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, अगर मान लो मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर वोवल्स लिखे हुए हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, तो देखो बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के से बिलोंग करते हैं। तो अब मैं लिख सकता हूं कि जो ए है वो सेट एस से बिलोंग करता है।
जो E है वो सेट S से बिलोंग करता है, जो I है वो सेट S से बिलोंग करता है, जो O है वो सेट S से बिलोंग करता है, जो U है वो सेट S से बिलोंग करता है। यानी एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो उसको मुझे दिखाना है कि वो इस सेट में है, जैसे मुझे दिखाना है कि भाई ए जो है सेट एस का एक एलिमेंट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए जो है बिलोंग करता है एस से। अगर मुझे दिखाना है जो ई है वो सेट एस का एक एलिमेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ ई जो है वो बिलोंग करता है एस से। अगर आई एक सेट एस का एलिमेंट है तो मैं लिख सकता हूँ आई बिलोंग करता है एस से। सिमिलरली ओ के लिए भी ऐसे ही लिखा और यू के लिए भी ऐसे ही लिखा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इस सेट के अंदर बी है? नहीं, तो आप कहोगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एस। क्या इसके अंदर सी है? नहीं, सी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एस। ठीक है, डी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एस। ठीक है, ई तो है, एफ डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एस। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू का साइन यूज होता है उसको रिलेशन दिखाने के लिए कि भाई ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है। और अगर वो कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं है तो रिलेशन दिखाने के लिए हम डज नॉट बिलोंग्स टू वाला साइन यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिलोंग्स टू का मतलब कि भाई अगर जैसे मैंने ये एक सेट लिया वोवल्स का, तो ए एस के अंदर है तो मैं लिखूंगा ए बिलोंग्स टू एस इस तरीके से। बीज में नहीं है तो मैं लिखूंगा बी डज नॉट बिलोंग्स टू एस इस तरीके से। ओके, तो बिलोंग्स टू का मतलब और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो जैसे यहाँ पर लिखा है इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हम क्या बोलेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, इस तरीके से ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और अगर लिखा हुआ है इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हम कहेंगे बी इज नॉट, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन था, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। एक नोट है यहाँ पर, द एलिमेंट्स ऑफ सेट मे बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक सेट एस है उसके अंदर अगर मैंने वॉवल्स लिखे हैं ए ई आई ओ यू, तो ज़रूरी नहीं है अगर यू लास्ट में आ रहा है तो लास्ट में ही आप लिखोगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए यू ओ आई ई। मतलब ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, आप किसी को कहीं भी लिख सकते हो, किसी भी एलिमेंट को कहीं भी लिख सकते हो। और एक और चीज़, हमें रिपीट नहीं करना होता है सेट के अंदर एलिमेंट्स को। जैसे मैंने एक सेट लिखा 1 2 3 4 4, तो 4 यहाँ पर रिपीट कर दिया मैंने, तो हमें रिपीट नहीं करना होता, हम एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। और ऑर्डर हम आगे पीछे किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। ओके, तो ये जो नोट है ये आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट मे बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर, यानी हम उसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो मैथमेटिक्स में, चाहे आप 11th में 12th में, उसके बाद अगर आप हायर स्टडीज़ में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वहाँ पर भी इनका यूज़ होगा। तो कैपिटल एन का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, यानी हम पूरा नेचुरल नंबर ना लिखकर सिर्फ कैपिटल एन लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। इसी तरीके से W का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, यानी आप 0 1 2 3 ऐसे लिखने की बजाय अगर खाली W भी लिख दोगे तो उसका मतलब भी वही समझा जाएगा कि ये सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स है। ठीक है, इसी तरीके से Z या I को हम द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बोलेंगे। ओके, Z प्लस और I प्लस को ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बोला जाएगा। भाई इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, चलता जा रहा है, एंड नहीं हुआ है यहाँ पे, एक सेकंड। तो ये क्या है? एक कॉन्टिन्यू है इस तरीके से। तो ये नेगेटिव नंबर हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को हम Z पॉजिटिव या I पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाले को Z पॉजिटिव या I पॉजिटिव से, और नेगेटिव वाले को Z नेगेटिव और I नेगेटिव से भी हम
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। क्यों का मतलब क्या होता है कि हम सभी रैशनल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यू प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, और आर का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है भाई। रैशनल नंबर भी हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, तो पॉजिटिव है तो क्यू पॉजिटिव, नेगेटिव है तो क्यू नेगेटिव हम लिखेंगे उसको, ठीक है। और अगर रियल नंबर्स का सेट है तो हम सिंपली आर लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि नेचुरल नंबर को हम, अच्छा एक और है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर प्लस को हम क्या लिखते हैं? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, एन का मतलब है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू का मतलब है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, जेड या आई का मतलब है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जेड प्लस या आई प्लस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू का मतलब है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, क्यू पॉजिटिव का मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ओके। आर का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर प्लस का मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है भाई। रियल नंबर्स हमारे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो आर पॉजिटिव का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे दो तरीके हैं, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे दो तरीके हैं। पहला तरीका है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के बारे में। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं? सेट के एलिमेंट्स को हम करली ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं और कोमा से सेपरेट कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा एस इज इक्वल टू ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो ये कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमा और एनक्लोज्ड बाय करली ब्रेसेस, ठीक है। क्या होते हैं इसमें? एनक्लोज्ड, एक सेकेंड, एनक्लोज्ड बाय करली ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कोमा। कौन? जो एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स को करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और कोमा से सेपरेट करके लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। एग्जांपल में जैसे हमने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एक सेट ए है, उसके अंदर कुछ इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8। तो ये एलिमेंट्स हैं, कोमा से सेपरेट हैं और करली ब्रेसेस इसमें लगा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? हम एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि भाई एक सेट है एस, ओके, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जिनका नाम मैंने एक्स दिया, और वो इस डॉट का मतलब है सच दैट, और वो एक्स कैसे हैं? एक्स एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया? एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढी, वोवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को एक्स कह दिया। तो अब यहां पर एक कॉमन प्रॉपर्टी की हेल्प से मैंने इस सेट को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, मैं इसको हटाता हूं पहले। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे 10 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। मुझे क्या लिखना है? 10 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो एक तो टेबुलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एक कोई भी सेट ले लो, उसमें लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वो क्या हो गया? करली ब्रेसिस से एनक्लोज कर दिया हमने, तो वो क्या हो गया? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म हो गई। अब अगर मुझे उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ सेट को कैपिटल लेटर्स में। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल ए नाम दिया और उसके अंदर मैंने लिखा एक्स, ठीक है। और वो एक्स क्या है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है कि x क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और वो जो x है वो क्या है? लेस देन 11 है, ठीक है। तो यहां पर एक कंडीशन है, यहां पर क्या है? प्रॉपर्टी है, और यहां पर क्या है? एक वेरिएबल है। तो इस तरह का जब हम एक फ्लो बना दें कि पहले वेरिएबल लिखा, फिर सच दैट एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखी,
ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने एक वेरिएबल x लिखा सच दैट, ये जो डबल डबल डॉट्स का मतलब है, इनका मतलब है सच दैट। फिर एक मैंने प्रॉपर्टी लिखी उस x की कि भाई वो x है क्या, तो ये जो x है एक नेचुरल नंबर है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि वो जो x है वो लेस देन 11 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई, ये प्रॉपर्टी और कंडीशन। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने लिख दिया, तो इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। भाई 1, 2, 3 कहाँ तक लिखेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि पहले 100 इवन नंबर्स लिखो, तो आप कब तक, टेबुलर फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा इवन नंबर्स हो जाएंगे ना, 50 नंबर आपको लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो मान लो उस सेट का नाम मैंने बी दिया, और मैं कहूँगा कि बी में क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। एक्स क्या है, एक इवन नंबर है, एक्स इज अ इवन नंबर। और प्रॉपर्टी क्या लिखी मैंने कि भाई वो जो एक्स है, मुझे कितने इवन नंबर्स लिखने हैं, कितने लिखने हैं, 100 तक लिखने हैं। ठीक है, या मैं कहूँ 1 से लेकर 100 तक के इवन नंबर्स मुझे लिखने हैं। तो मैं क्या कहूँगा, जो x है वो हमारा ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन क्या है, 1 है, और लेस देन कितना है, 101। ओके, तो यहाँ पर हम इवन नंबर्स को लिख सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात। तो इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया, उसकी प्रॉपर्टी ली और उसकी कंडीशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, इसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज्ड बाय ब्रेसेस। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक कॉमन प्रॉपर्टी लेते हैं। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने आपको आज की वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो में फिर से उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, आप सभी अपना ध्यान रखें, मिलते हैं, बाय।